हेलो नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जैसा कि थंबनेल से समझ में आ गया होगा परिनियम की चर्चा करने वाले हैं। आज की इस क्लास में हम सभी परिनियमों को एक साथ कवर करेंगे। परिनियम की पहले हमने 2 क्लासेस अपलोड की थी, लेकिन उसमें हमने परिनियम को बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ने का प्रयास किया था और मुझे पर्सनली लगता है, खास करके एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए, कि इतना डिटेल में जा कर के पढ़ने की आपकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, थोड़ा-थोड़ा डिटेलिंग सबकी पता होनी चाहिए, तो आज उस थोड़ा-थोड़ा डिटेलिंग जिसको मैं कह रहा हूँ, उसको हम इस एक ही वीडियो में पूरा सभी परिनियम को कवर कर लेंगे। आप में से जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना? साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ लगातार मिलते रहें। वीडियोज़ हर दिन शाम को 7 बजे अपलोड होते हैं, ठीक है? साथ ही जो लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीरियस होकर के तैयारी कर रहे हैं, वो चाहें तो जॉब्स वाला की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज के तहत हम लोग 40 टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना? इस टेस्ट सीरीज के तहत हम लोग 40 टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इन 40 टेस्टों में से, है ना, इन 40 टेस्टों में से 20 टेस्ट टॉपिक वाइज होंगे, 10 यूनिट वाइज होंगे और 11 एफएलटी होंगे। टोटल 4000 प्रश्न, हर टेस्ट में 100 क्वेश्चन होंगे। सभी का एक डिटेल्ड एनालिसिस उपलब्ध करवाया जाएगा। यह टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम में होगी, मतलब आपको जॉब्स वाला का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में एक साथ रहेगी, ठीक है? साथ ही जो लोग नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं वह हमसे इस स्क्रीन में दिख रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यह नोट्स ई बुक फॉर्मेट और हार्ड कॉपी फॉर्मेट में उपलब्ध हैं। हार्ड कॉपी में पार्सल करवा दिया जाएगा। ई बुक के लिए आपको जॉब्स वाला की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स उपलब्ध हैं। ये वही नोट्स हैं जिनसे हम अभी लगातार अपनी क्लासेस चला रहे हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों के लिए जो सामान्य परिनियम बने हुए हैं, उन परिनियमों को देखते हैं, उनके बारे में थोड़ी-थोड़ी डिटेलिंग देखना चालू करेंगे, ठीक है? सबसे पहले आता है परिनियम क्रमांक 2। परिनियम क्रमांक 2 या स्टेट्यूट नंबर जो 2 है, उसका एग्जैक्टली नाम क्या है? तो पावर ऑफ द कुलपति और अ वाइस चांसलर, ठीक है? तो कुलपति की शक्तियां किस परिनियम में वर्णित है? यदि यही क्वेश्चन आ गया तो परिनियम क्रमांक 2 में वर्णित है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब कुलपति के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वह क्या होगा? तो सीईओ होता है ना, कुलपति विश्वविद्यालय का मुख्य शैक्षणिक और कार्यकारी अधिकारी होता है। मान लो क्वेश्चन आ गया कि विच वन ऑफ द ऑफिसर इज कंसिडर्ड एज द सीईओ ऑफ द यूनिवर्सिटी, है ना, कि विश्वविद्यालय के किस अधिकारी को विश्वविद्यालय का सीईओ कंसीडर किया जाता है, माना जाता है। ऑप्शन वही रहेंगे आपके, वाइस चांसलर, है ना, रेक्टर, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, सॉरी असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ऐसा, ठीक है? तो उस समय हमारा राइट आंसर क्या होगा? कुलपति, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अधिनियमों का पालन या कंप्लायंस विद द एक्ट्स को लेकर के क्या है कि उनका यह कर्तव्य है, कि कुलपति का यह कर्तव्य है कि वे अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश और विनियमों के प्रावधानों का निष्पादन क्या करें? सुनिश्चित करें। कि भाई विश्वविद्यालय को संचालित करने के लिए जो कानून बना है, विश्वविद्यालय को संचालित करने के लिए जो समय समय पर परिनियम, अध्यादेश और विनियम तैयार किए जाते हैं, उन्हीं के आधार पर बनी हुई प्रक्रियाओं के आधार पर क्या किया जाए? विश्वविद्यालय के नित्य प्रतिदिन के कार्यों को संचालित किया जाए, ठीक है? फिर है कुछ इमरजेंसी पावर, कि कुलपति को, है ना, सेक्शन 11 के तहत, सेक्शन 11 किसका? तो जो यूनिवर्सिटी एक्ट है उसका बात करें हम, यूनिवर्सिटी एक्ट 1973 का सेक्शन 11 की बात कर रहे हैं, है ना? तो कुलपति को धारा 11 के तहत आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। यदि किसी मामले में तात्काल कार्यवाही आवश्यक हो तो वे निर्णय ले सकते हैं और बाद में संबंधित प्राधिकरण को क्या कर सकते हैं? सूचित कर सकते हैं। यह भी उनके पास क्या है? पावर है। बैठकों की अध्यक्षता, तो कुलपति एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, एकेडमिक काउंसिल की और अन्य निकायों की बैठकों की क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। और सभा की बैठक की अध्यक्षता भी करते हैं जब गवर्नर उपस्थित नहीं होता है तो, ठीक है? जब कुलाधिपति अनुपस्थित होता है, मतलब गवर्नर अनुपस्थित होता है, तब वह सभा की बैठक की अध्यक्षता भी करते हैं, लेकिन नॉर्मली नहीं करते हैं। जब वो अनुपस्थित होगा गवर्नर तभी करेंगे, ठीक है? बट नॉर्मली किस चीज की करेंगे? एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, ठीक है? फिर आता है डिसिप्लिनरी कंट्रोल या अनुशासनात्मक नियंत्रण को लेकर के, कि उन्हें विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों पर अनुशासनात्मक नियंत्रण रखने की क्या है? शक्ति प्राप्त है। विश्वविद्यालय में एक डिसिप्लिन मेंटेन रहे, इस डिसिप्लिन को मेंटेन करने का भी दायित्व किसका है? कुलपति का। ये भी ध्यान में रखना क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से, ठीक है? कि विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने का उत्तरदायित्व किसका है? कुलपति का है, ठीक है? तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर आता है परिनियम क्रमांक 4, उसमें छात्र कल्याण अधिष्ठाता की बात की गई है, डीएसडब्ल्यू की बात की गई है। डीएसडब्ल्यू की नियुक्ति कार्यकारी परिषद द्वारा कुलपति की सिफारिश पर की जाती है। डीएसडब्ल्यू कैसे नियुक्त होता है? यह हमने जब एक्ट पढ़ा था, है ना, तभी हमने इसको देख लिया था। डीएसडब्ल्यू क्या है, कैसे नियुक्त होता है, क्या कार्य होते हैं,
है ना। ये पूरी प्रोसेस हमने जब हमने एक्ट पढ़ा था तभी इसको देख लिया था, बट यहाँ पर अभी भी दिया हुआ है परिनियम के माध्यम से, तो उसको भी देख रहे हैं। तो डीएसडब्ल्यू की नियुक्ति कौन करेगा, है ना। तो डीएसडब्ल्यू की नियुक्ति कार्यकारी परिषद द्वारा, और किसकी सिफारिश पर, कुलपति की सिफारिश पर। नियुक्ति कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल करेगी। और कौन रिकमेंड करेगा, कुलपति रिकमेंड करेगा। कितने साल के लिए इसको अपॉइंट किया जाएगा, 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। मेन ड्यूटीज क्या होती हैं इसकी, एक स्टूडेंट काउंसलिंग, भाई नाम ही क्या है उसका, नाम है छात्र कल्याण अधिष्ठाता, है ना। नाम क्या है उसका, डीन ऑफ द स्टूडेंट्स वेलफेयर। मूल काम क्या है, छात्रों का कल्याण करना, स्टूडेंट्स वेलफेयर, छात्रों का कल्याण करना, ठीक है। तो पहला छात्र परामर्श, जो वहां बच्चे आते हैं उनको काउंसलिंग देना, उनके करियर काउंसलिंग कह सकते हैं आप इसको, क्या कह सकते हैं, करियर काउंसलिंग देना, है ना। तो एक वो चीज आ जाती है। दूसरा कल्चरल एक्टिविटीज को लेकर के कि विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक गतिविधियों और उत्सवों का आयोजन और समन्वय करना। कल की क्लास में जब हमने खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में पढ़ा था, तब भी वहां पे डीएसडब्ल्यू का रोल था, है ना। इसके अलावा छात्रावास प्रबंधन, कि छात्रावासों में रहने वाले रहने की स्थिति और अनुशासन की क्या करना, निगरानी करना। छात्रावास इसके नियंत्रण में नहीं है ना, छात्रावास इसके नियंत्रण में नहीं है। छात्रावास किसके नियंत्रण में है, तो वहां पे जो वार्डन होगा उसके नियंत्रण में रहेगा। लेकिन इसका काम क्या है, इसका काम है, चूंकि ये छात्र कल्याण का अधिकारी है ना, जो छात्र कल्याण का अधिकारी है, छात्र हॉस्टल में रहता है, इसलिए उसका दायित्व वहां पर भी बनता है, ठीक है। इसके अलावा कि वे विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों के बीच में सामान्य अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं, जस्ट लाइक कुलपति, है ना, जस्ट लाइक कुलपति। बट कुलपति सर्वोच्च अधिकारी अनुशासन बनाए रखने के मामले में, और छात्र कल्याण अधिष्ठाता उसके निचले स्तर पे काम करेगा, ठीक है। फिर परिनियम क्रमांक 5 आता है, उसमें लर्नड प्रोफेशनल्स के बारे में बात की गई, विद्वान है समूह के बारे में, वृत्ति के बारे में, कि पहला बात तो ये होते लोग कौन हैं, तो यह परिनियम उन विशिष्ट व्यवसायों को सूचीबद्ध करता है जिन्हें विद्वान वृत्ति लर्न प्रोफेशनल्स के रूप में क्या है, जाना जाता है ना। पढ़े लिखे लोग विद्वानों के रूप में किनको जाना जाएगा, उसकी सूची कहाँ पे दी हुई है, विद्वानों की चर्चा कहाँ पे की गई है, परिनियम क्रमांक 5 में की गई है। कौन कौन से क्षेत्र के विद्वान इसमें आएंगे, लॉ हो गया, है ना, टेक्नोलॉजी हो गया, एजुकेशन हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मेडिसिन हो गया, ऐसे कई प्रकार के सेक्टर यहाँ पे क्या सूचीबद्ध किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे कैसे जुड़ सकते हैं आप, तो अधिनियम के तहत कुलाधिपति इन विशिष्ट क्षेत्रों के विशेषज्ञों को विश्वविद्यालय की सभा में क्या करेंगे, मनोनीत करते हैं, ठीक है। अधिनियम के तहत मतलब 1973 का जो अधिनियम है उसके तहत कुलाधिपति अर्थात गवर्नर इन विशिष्ट क्षेत्रों के मतलब लॉ, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, एजुकेशन एक्सेट्रा के विशेषज्ञों को क्या करेंगे, विश्वविद्यालय की सभा में मनोनीत करते हैं। विश्वविद्यालय की सभा का कंपोजिशन जब हमने पढ़ा हुआ था, तब उसमें हमने देखा था, है ना, एक बार फिर से देख लीजिएगा उस वीडियो को, तब हमने देखा था कि यहाँ पर क्या होगा उस कंपोजिशन में, कि कुछ लोग गवर्नर के द्वारा भी या कुलाधिपति के द्वारा भी अपॉइंट किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं एग्जैक्टली, है ना। तो वो नॉमिनेशन यही है, ठीक है। फिर है परिनियम क्रमांक 6, सभा की बैठक को लेकर के। वार्षिक बैठक की बात करें तो सभा की एक वार्षिक बैठक होना अनिवार्य है ना। तो पहली बात, सभा की एक वार्षिक बैठक साल में क्या है होगी, तय है फिक्स अवधि में। दूसरा कि बैठक के लिए कम से कम 30 दिनों की लिखित सूचना देना क्या है, आवश्यक है ना। बैठक है ना, उदाहरण के लिए कहते हैं कि बैठक अगले महीने किसी तारीख को कमेंस होने वाली है, तो उसके 30 दिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सूचित करना पड़ेगा सभी सदस्यों को, ठीक है। गणपूर्ति क्या होगी सभा की, तो बैठक शुरू करने के लिए सदस्यों की एक निश्चित संख्या अनिवार्य है। ये सब बातें हमने कानून में भी पढ़ी हुई हैं, ये सब बातें हमने पहले कानून में भी पढ़ी हुई हैं, एक्ट में भी पढ़ी हुई हैं। यहाँ चूंकि परिनियम के माध्यम से फिर से बताया गया है तो हम उसको देख रहे हैं, ठीक है। सामान्य या कुल सदस्यों का कितना होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। 1/3 को यदि हम नंबर्स में लेकर के जाएंगे एब्सोल्यूट नंबर में, तो कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। तो टोटल सभा की जो सदस्यता है उसका 1/3 होना चाहिए, और टोटल सभा की जो सदस्यता है उसका एब्सोल्यूट नंबर कितना होना चाहिए, कम से कम 25 में होना चाहिए, ठीक है। कार्यसूची को लेकर के बात करें तो कुलपति के निर्देशानुसार कुल सचिव बैठक की कार्यसूची तैयार करता है, ठीक है। जो उसके जो फंक्शनिंग है ना, उसकी जो एजेंडाज है ना, एजेंडा मतलब कि बैठक में क्या क्या होने वाला है, उसकी सूची कौन तैयार करेगा, तो कुल सचिव तैयार करता है। क्यों कुल सचिव तैयार करेगा, है ना, कुलपति के निर्देशानुसार कुल सचिव तैयार करता है। क्यों कुल सचिव तैयार करता है, क्योंकि कुल सचिव सभा का सचिव भी होता है, सेक्रेटरी होता है उसका, वो मतलब वो कुल सचिव विश्वविद्यालय के लिए है, ठीक है। लेकिन उस सभा का सदस्य होने के नाते वह उसका क्या होता है, सचिव भी होता है। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है एक्ट में।
ठीक है। और सचिव लोग यही सब काम कर रहे होते हैं। फिर परिनियम क्रमांक 7 है, उसमें क्या दिया हुआ है, स्टैंडिंग कमेटी फॉर ऑफ एकेडमिक काउंसिल। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एकेडमिक काउंसिल, क्या इसका उद्देश्य है कि एकेडमिक काउंसिल की बड़ी बैठकों के बीच के समय में तत्काल और महत्वपूर्ण शैक्षिक निर्णयों के लिए इस स्थिति का गठन किया गया। ठीक है। अब एकेडमिक काउंसिल है ना कि जो बड़ी बैठकों के बीच में के बीच के समय में तत्काल और महत्वपूर्ण शैक्षिक निर्णयों के लिए, कि कई बार एकेडमिक काउंसिल इतनी बड़ी काउंसिल है, कई बार वो समय समय पर जब आवश्यकता होती है वो नहीं मिल सकती, कारण कि जो सदस्य हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से आ रहे हैं और वो हर समय उपलब्ध नहीं होते हैं, अचानक से उसकी बैठक नहीं हो सकती। तो जो तात्कालिक निर्णय लेना होता है ना, आपातकालीन निर्णय लेना होता है, उस समय क्या है, यह स्टैंडिंग कमेटी काम करती है। ठीक है। इसकी संरचना को लेकर के बात करें तो इसमें एक कुलपति होता है जो कि इस कमेटी का, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हो जाएगा। इसके अलावा ऑल डीन्स ऑफ डीन्स ऑफ फैकल्टीज की सभी संकायों के संकाय अध्यक्ष, है ना, सभी संकायों के संकाय अध्यक्ष, और इसके अलावा क्या होता है, कुल सचिव भी होता है जो कि इस स्टैंडिंग कमेटी का क्या बन जाएगा, सचिव बन जाएगा। इस स्टैंडिंग कमेटी के किसके तौर पे काम करेगा, वो सचिव के तौर पे काम करेगा। क्या पावर्स होती हैं इस स्टैंडिंग कमेटी की, तो यह समिति परीक्षा परिणामों की घोषणा, पाठ्यक्रम संशोधन और अन्य शैक्षणिक मामलों पर निर्णय ले सकती है, जिसे बाद में एकेडमिक काउंसिल द्वारा अनुमोदित किया जाता है। चूंकि एकेडमिक काउंसिल बार बार हर महीने हर 10 दिन में, है ना, नहीं मिल सकती है, तो स्टैंडिंग कमेटी उसकी तरफ से काम करेगी, निर्णय ले लेगी। बाद में स्टैंडिंग कमेटी के उस निर्णय को एकेडमिक काउंसिल के समक्ष पेश किया जाएगा और एकेडमिक काउंसिल उनको क्या कर देगी, पारित कर देगी, अनुमोदित कर देगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर आता है 8, है ना, परिनियम क्रमांक 8 में क्या दिया गया है, अदर फैकल्टीज की बात की गई है ना, काय की बात की गई है, अदर फैकल्टीज की बात की गई है। अब ये कुछ फैकल्टीज की चर्चा हमने ऑलरेडी किसमें की हुई थी, एक्ट के तहत की हुई थी, जब हमने एक्ट पढ़ा था, कई क्लास पहले पढ़ा था हमने, है ना। लेकिन उनके अलावा भी तो बहुत सारे फैकल्टीज की आवश्यकता होती है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की आवश्यकता होती है, तो उनका भी तो गठन करना पड़ेगा। तो वो परिनियम में क्या है, उनकी चर्चा की गई है कि किस किस प्रकार के हम गठित कर सकते हैं। ठीक है। तो विश्वविद्यालय अधिनियम में कुछ मूल संकायों का उल्लेख पहले से होता है। इसके अतिरिक्त ये कुछ, है ना, विश्वविद्यालय अधिनियम में कुछ मूल संकायों का अभिलेख पहले से होता है। जिन मूल संकायों का अभिलेख विश्वविद्यालय के अधिनियम 1973 में पहले से था, उनकी चर्चा हमने पहले ही की हुई है जब हमने 73 का अधिनियम पढ़ा था। लेकिन इसके अतिरिक्त यदि विश्वविद्यालय को ज्ञान के नए क्षेत्रों के लिए नए संकायों की आवश्यकता महसूस होती है, तो इनकी स्थापना इस परिनियम के अंतर्गत की जाएगी। इस परिनियम क्रमांक 8 के तहत आप नए संकायों की स्थापना क्या है, कर सकते हैं, नए फैकल्टीज की स्थापना कर सकते हैं। अब ये नए फैकल्टीज किस क्षेत्र में होंगे, तो आप जिस क्षेत्र में चाहते हैं, है ना, आप जिस क्षेत्र में चाहते हैं आप उस क्षेत्र में क्या है, स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, आप जिस क्षेत्र में चाहते हैं आप उस क्षेत्र में उसको स्थापित कर सकते हैं, है ना। इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन कौन सी आप उनको स्थापित कर सकते हैं। सॉरी, कहाँ गया, ठीक है, अभी मिल नहीं रहा है। ठीक है, बहुत सारे संकाय रहते हैं, इनकी चर्चा हमने चूंकि ऑलरेडी की हुई है, तो अभी हम उस पर विस्तार पूर्वक नहीं जा रहे हैं। ये है ना। तो जी, परिनियम क्रमांक 9 में क्या है, संकाय का गठन और शक्तियां, है ना, यही हम वहां पे देख रहे थे कि उसका गठन कैसे होगा, उसकी शक्तियां क्या होंगी, परिनियम क्रमांक 9, है ना। सॉरी, परिनियम क्रमांक 8 में अन्य संकाय की चर्चा की गई थी, ये अन्य संकाय हैं आपके।
ठीक है। परिनियम क्रमांक 8 में अन्य संकाय में क्या क्या आ जाता है? कला, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, जीव विज्ञान, अभियांत्रिकी, विधि, है ना। ऐसे ढेर प्रकार के, टोटल 21 प्रकार के उसमें क्या है, मेंशन किए गए, है ना। कितने? 21 प्रकार के संकायों की वहां पे क्या है, चर्चा की गई है। आपको ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके तहत, है ना, कि इसके अतिरिक्त यदि विश्वविद्यालय को ज्ञान के क्षेत्र में नए संकाय खोलने हैं तो वो खोल सकता है। वो हमने वहां पे देखा कौन कौन से, वो कौन कौन से हो सकते हैं। कानून, प्रबंधन, पत्रकारिता, ऐसे ढेर सारे सेक्टर ओपन किए जा सकते हैं। अब परिनियम क्रमांक 9 में क्या है कि जो ऊपर संकाय गठित किया गया उसी संकाय का जो वो है शक्तियां वगैरह क्या होंगी उसको लेकर के है कि प्रत्येक संकाय में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे। पहले तो कंपोजिशन, कि एक संकाय का क्या होगा, अध्यक्ष होगा, जिसको हम क्या कह सकते हैं, डीन कह सकते हैं, संकाय अध्यक्ष हो गया। दूसरा, अध्ययन मंडल का एक अध्यक्ष होगा, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ द स्टडीज, की संकाय के अंतर्गत आने वाले सभी विषयों के उसमें क्या होंगे, प्रमुख भी शामिल होंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा शिक्षक और विशेषज्ञ, कि संबंधित विषयों के प्राध्यापक और बाहरी विशेषज्ञ भी उसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। कि भाई जो विषय का वहां पे संकाय है ना, जो विषय का संकाय है उस विषय के वहां पे शिक्षक होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, है ना, तो उनको भी वहां पे क्या है, शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आता है इनकी शक्तियां क्या होंगी। पहली शक्ति क्या है, पाठ्यक्रम की समीक्षा करना, कि अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की समीक्षा करना और उन्हें अकादमिक परिसर को अनुशंसित करना। कि एक सिलेबस था, है ना, एक सिलेबस था, उस सिलेबस को वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से रिव्यू करके उसको कहां पहुंचाना, एकेडमिक काउंसिल तक पहुंचाना। दूसरा, रिसर्च वर्क, कि टू सेट स्टैंडर्ड्स फॉर रिसर्च एंड प्रपोज द रूल्स फॉर रिसर्च डिग्रीज, है ना, कि अनुसंधान जो हो रहा है, शोध कार्य जो हो रहा है, उन शोध कार्य के मानकों का निर्धारण करना। ठीक है, ऐसा ना हो कि लीपापोती हो रही शोध कार्य के नाम पे, तो एक वो बात आ जाती। दूसरा, शोध उपाधियों के लिए नियमों का क्या करना, प्रस्ताव देना, यह भी इनके तहत ही क्या है, शामिल है। ठीक है, फिर आता है समन्वय को लेकर के, कि एक ही संकाय के विभिन्न विभागों के बीच में शैक्षणिक समन्वय सुनिश्चित करना। कि एक संकाय में कई सारे विभाग हो सकते हैं, उन विभागों के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अलग अलग चीजों को लेकर के, तो यह भी यहाँ पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। यही बात यहाँ पर है ना, यही बात जैसे हम जाएंगे परिनियम क्रमांक 9 में, तो ये बहुत विस्तार से हमने यहाँ पे उसकी चर्चा की हुई थी, जो आपके काम का बहुत ज्यादा नहीं है, इसीलिए हम अभी क्या कर रहे हैं, आज की क्लास में, फाइनल क्लास में उसको शॉर्ट में कवर कर रहे हैं। ठीक है, फिर है परिनियम क्रमांक 10, अध्ययन मंडल को लेकर के बात की गई है, बोर्ड ऑफ स्टडीज को लेकर के। पहला, कि इनका सब्जेक्ट वाइज क्या होगा, इस्टेब्लिशमेंट होगा, फॉर्मेशन होगा, कि विश्वविद्यालय के प्रत्येक विषयों के समूह के लिए एक अध्ययन मंडल गठित किया जाएगा, या तो एक विषय के लिए एक अध्ययन मंडल हो जाएगा, या एक से अधिक विषयों के लिए एक अध्ययन मंडल का गठन कर दिया जाएगा। ठीक है, इस अध्ययन मंडल में कौन लोग शामिल होंगे, तो एक उस अध्ययन मंडल का प्रमुख होगा, जिसको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कह सकते हैं, विश्वविद्यालय के संबंधित विभाग का प्रमुख। दूसरा, वरिष्ठ शिक्षक होगा, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के विभागों के अनुभवी जो एक्सपर्ट्स होंगे या टीचर होंगे वह भी उसमें शामिल होंगे। और कुछ बाहरी विशेषज्ञ हो सकते हैं, विषय संबंधी, है ना, विषय संबंधी बाहरी विशेषज्ञ भी उसमें शामिल हो सकते हैं, यह भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ठीक है, फिर है मीटिंग्स को लेकर के, कि यह मंडल शैक्षणिक सत्र के दौरान समय समय पर बैठकों को आयोजित करता है। ठीक है, जो भी शैक्षणिक सत्र चलता है, शैक्षणिक सत्र सामान्यतः कब से चालू होता है, जुलाई से चालू होता है, 1 जुलाई से चालू होता है, तो यह समय समय पर क्या करता रहेगा, बैठकों का आयोजन करता रहेगा और अपने निर्णय लेता रहेगा। ठीक है, फिर है परिनियम क्रमांक 11 में अध्ययन मंडल की शक्तियां। क्या अध्ययन मंडल की शक्तियां हो सकती हैं, एक, करिकुलम का डिजाइन करना। आपके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण की बात क्या है, वो क्या है, कि किस परिनियम का नाम क्या है, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें शक्तियां क्या हैं, एक, करिकुलम को डिजाइन करना, पाठ्यक्रम का निर्माण करना, वही पाठ्यक्रम जो ऊपर हमने देखा कि रिव्यू किया जा रहा था। दूसरा, शैक्षणिक मानकों का निर्धारण करना, है ना, कि पुस्तकों की सिफारिश। अब शैक्षणिक मानकों निर्धारण में क्या आ जाता है, पहला, कि रिकमेंडेशन ऑफ द बुक्स, कि विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकों और संदर्भ पुस्तकों की सूची तैयार करना। भाई आप मान लो उदाहरण के लिए पढ़ाई करते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस के तहत आप अलग अलग पॉलिटिकल थ्योरीज पढ़ रहे हैं ना। अब अलग अलग पॉलिटिकल थ्योरीज पढ़ने के लिए क्या रेफरेंस बुक यूज होनी चाहिए, है ना, अथवा क्या नॉर्मल टेक्स्ट बुक यूज होनी चाहिए, इसको लेकर के क्या करना, एक सूची तैयार करना, एक लिस्ट तैयार करना, ताकि आप, है ना, वो लोग लिस्ट तैयार करेंगे ताकि आप उस लिस्ट को क्या कर सकें, फॉलो करके उस किताब को पढ़ सकें। वरना आपको पता ही नहीं चलेगा भाई कौन सी किताब पढ़नी है ना। कोई सब स्टैंडर्ड किताब पढ़ डालेंगे आप, पता चला ज्ञान जो मिलना था, मतलब जो ज्ञान मिल करके पढ़ाकू बनना था, आप कुपढ़ बन गए, है ना। क्या बन गए, कुपढ़। देखो 3 शब्द होते हैं, एक क्या होता है
पढ़ना, है ना, एक क्या होता है अनपढ़, और सबसे खतरनाक शब्द होता है कुपढ़। मतलब ये तो बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। ये खराब हो गया कि भाई पढ़ ही नहीं पाए, नहीं पढ़े। सबसे बुरा होता है कुपढ़, गलत पढ़ लिए, गलत ज्ञान आ गया, ये सबसे घातक होता है ना। मतलब सोचो तुमने एक व्यक्ति को क्या सिखा दिया, बम बनाने की तकनीक सिखा दी, अब वो अलकायदा में शामिल हो गया। चलो, है ना। फिर आता है पैनल ऑफ एग्जामिनर्स की परीक्षकों के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने और मूल्यांकन के लिए योग्य शिक्षकों परीक्षकों की सूची तैयार करना, ठीक है। तो जो एग्जामिनर्स बोर्ड होगा उसके लिए एक सूची तैयार कर देना, है ना। साथ ही साथ प्रश्न पत्र तैयार करना, ये सब चीजों के लिए भी यही लोग क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। इसके अलावा विषय में नए शोध और शोध क्षेत्रों और शिक्षण पद्धतियों के बारे में सुझाव देना भी इन्हीं का क्या है, काम होता है, ठीक है। फिर है परिनियम क्रमांक 12 कि अध्ययन मंडल के छात्र सदस्यों की योग्यता। अध्ययन मंडल में जो छात्र सदस्य शामिल होंगे उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया है। तो छात्र सदस्य को अपनी पिछली परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला होना चाहिए, आमतौर पर संबंधित विषय में योग्यता सूची में शामिल होना चाहिए। तो भाई आपने मतलब छात्र ने, है ना, छात्र ने अपनी पढ़ाई के दौरान बेहतर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो, है ना, टॉपर रहा हो, इस प्रकार के व्यक्ति को उसमें शामिल किया जाता है, एकेडमिक एक्सीलेंस इसका हो। एज लिमिट, है ना, कि एक आयु सीमा तय की जाएगी, उस आयु सीमा के भीतर होना चाहिए, उस आयु सीमा से अधिक ना हो। दूसरा तीसरा कि रेगुलर छात्र होना चाहिए, प्राइवेट नहीं होना चाहिए, मतलब डेली महाविद्यालय आ रहा हो। चौथा डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, कि छात्र का कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, है ना ही विश्वविद्यालय में किसी प्रकार के या महाविद्यालय में किसी प्रकार की कोई अनैतिक गतिविधि करता हो, ठीक है। तो ये उसके लिए क्या है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा गया है। फिर है परिनियम क्रमांक 13 में वार्षिक प्रतिवेदन को लेकर के चर्चा की गई। विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन यह कौन तैयार करेगा, तो कार्यकारी परिषद के निर्देशन में विश्वविद्यालय के वार्षिक कार्यों, शोध उपलब्धियों और वित्तीय स्थिति का प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। किसके निर्देशन में, का एग्जीक्यूटिव काउंसिल के निर्देशन में तैयार किया जाता है, ठीक है। कौन प्रस्तुत करेगा, तो यह प्रतिवेदन सभा की वार्षिक बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है। ये वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में हमने कानून के तहत भी बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, जब हम एक्ट के बारे में एक्ट के तहत पढ़ रहे थे, ठीक है। तो कोर्ट को में इसको प्रस्तुत किया जाएगा, साथ ही इसकी कॉपी कहाँ जाती है, राज्य सरकार के पास भी जाती है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी को लेकर के क्या है कि इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय की गतिविधियों को जनता और सरकार के समक्ष पारदर्शी बनाना। कौन सी गतिविधियां, वित्तीय गतिविधियां, कौन सी वित्तीय गतिविधियां, ठीक है। विश्वविद्यालय की वित्तीय गतिविधियों को क्या करना, ट्रांसपेरेंट बनाना, मतलब जनता और सरकार दोनों को पता होना चाहिए कि कितना रुपया आया, कितना रुपया गया, कहाँ खर्चा हुआ, आदि आदि आदि, ठीक है। फिर है परिनियम क्रमांक 14 ऑनररी डिग्री या मानद उपाधियां, कि यह उन विशिष्ट व्यक्तियों को दी जाती है जिन्होंने साहित्य, विज्ञान या कला या सार्वजनिक क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया हो। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं, मान लो सचिन तेंदुलकर, है ना, जैसे क्या है, सचिन तेंदुलकर है, तो अब सचिन तेंदुलकर ने सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में बहुत बढ़िया उत्कृष्ट काम किया है, और डीएवीवी को लगता है कि हमको इनको क्या करना चाहिए, पीएचडी की मानद उपाधि देना चाहिए, तो फिर वो दे सकते हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ मानद उपाधि के तहत की गई है। मुख्य रूप से डॉक्टर ऑफ द लेटर्स, है ना, डीलिट या फिर एलएलडी, डॉक्टर ऑफ द लॉज प्रदान की जाती है। मुख्य रूप से ये प्रदान की जाती हैं, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही प्रदान की जा रही हैं, पहले एमफिल, पीएचडी ये सभी प्रदान की जाती रही हैं, ठीक है। प्रोसीजर क्या होगा, तो कार्यकारी परिषद द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाता है। किसकी परमिशन से होगा ये सब काम, कार्यकारी परिषद की परमिशन से होगा, जिसे बाद में सभा क्या कर देगी, अनुमोदित कर देगी, और कुलाधिपति के अनुमोदन के लिए भी क्या है, फर्दर भेजा जाएगा, ठीक है। तो मूल शुरुआत कहाँ से होगी, कार्यकारी परिषद से। कार्यकारी परिषद उसको अनुमोदित करेगी और उस प्रस्ताव को भेजा जाएगा सभा के पास, सभा उस प्रस्ताव को अनुमोदित करेगी और उसको भेजा जाएगा कुलाधिपति के पास, कुलाधिपति उस प्रस्ताव को अनुमोदित करेंगे और फाइनली डिग्री अवार्ड कर दी जाएगी, मानद उपाधि प्रदान कर दी जाएगी, ठीक है। अगला जो परिनियम है, स्टैट्यूट है, वह है रजिस्ट्रेशन ऑफ द ग्रेजुएट्स, स्नातकों का पंजीकरण। आप स्नातक पूरा कर लेंगे तब आपका पंजीकरण कहाँ पर होगा, आपके महाविद्यालय विश्वविद्यालय के रजिस्टर में होगा। इन सब बातों को पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों को प्रशासन में भागीदारी का अवसर देना, स्नातक की, है ना, क्या उद्देश्य है इसका, भाई रजिस्टर क्यों तैयार कर रहे हैं, स्नातकों का रजिस्ट्रेशन क्यों करवाना है, क्योंकि विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों को प्रशासन में भागीदारी का अवसर देना है, इसलिए करवाना है, ठीक है। दूसरा कि पंजीकरण प्रक्रिया को लेकर के कि स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के एक निश्चित समय बाद, है ना, स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के
एक निश्चित समय बाद छात्र एक निर्धारित शुल्क देकर पंजीकृत स्नातक बन सकते हैं। कि भाई जब आपका डिग्री कंप्लीट हो गया, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, तब आप क्या करवा सकते हैं, स्टूडेंट्स रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए, एक मिनिमम शुल्क देते हुए, ठीक है, आप वहाँ के पंजीकृत स्नातक बन सकते हैं। जब तक आप पंजीकृत स्नातक नहीं बनेंगे, तब तक आप विश्वविद्यालय की किसी भी गतिविधि में भाग नहीं ले सकते हैं। खास करके विश्वविद्यालय के जितने भी वो होते हैं और अथॉरिटीज होती हैं, उनके आप सदस्य नहीं बन सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कहें, सभा है, उसका सदस्य यदि आपको बनना है ना, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, विश्वविद्यालय के रजिस्टर में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, नाम दर्ज करवाना पड़ेगा। क्या है पंजीकरण प्रक्रिया इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए? स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के एक निश्चित समय बाद छात्र एक निर्धारित शुल्क देकर के पंजीकृत स्नातक बन सकते हैं। राइट टू वोट को लेकर के क्या है इसमें, कि पंजीकृत स्नातक को विश्वविद्यालय की सभा में, अभी तो बात करी कि यदि सभा का सदस्य बनना है तो पहले रजिस्ट्रेशन होना पड़ेगा, ठीक है, तो सभा के सदस्यों के चुनाव में मतदान करने का क्या होता है, अधिकार होता है। जब सभा के सदस्यों के नियुक्ति के लिए चुनाव होगा, तो उसमें वोटिंग कौन करेगा, तो जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे वही क्या करेंगे, उसमें वोटिंग करेंगे, ठीक है। और रजिस्टर कौन हो सकता है, जिसकी डिग्री कंप्लीट हो गई है वो। अब है विश्वविद्यालय शिक्षकों की वरिष्ठता, सीनियोरिटी ऑफ द टीचर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो वरिष्ठता का निर्धारण अलग अलग श्रेणियों और है ना, जैसे प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सब के लिए किया जाता है। अब इनमें से मतलब ये जो नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सभी टीचर्स हैं, ये सभी क्या हैं, टीचर्स हैं। तो इनके लिए वरिष्ठता का निर्धारण किया जाता है। क्राइटेरिया क्या रखा जाता है, कि कौन पहले नियुक्त हुआ, कि उस पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, कि भाई कोई एक एक है ना, 1/1/1970 को नियुक्त हुआ, और कोई क्या हुआ, 1/1/1969 को नियुक्त हुआ। तो अब इस हिसाब से सीनियोरिटी तय हो सकती है। दूसरा, सेवा की निरंतरता, की बिना किसी अनाधिकृत ब्रेक के सेवा की अवधि। कई बार को लोग क्या लेते हैं, लंबा अवकाश ले लेते हैं, है ना, किसी भी कारण से। जैसे एक कारण मुझे जो पता है उसका क्या होता है, कि लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, मतलब पीएचडी करने के लिए क्या करते हैं, अवकाश ले लेते हैं 4-5 साल का, उसके बाद वापस से लौट करके आते हैं। लेकिन जब आपने अवकाश ले लिया, तो आपका सीनियोरिटी का जो वो है, काउंटिंग है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, कि समान स्थिति का मामला, कि यदि दो शिक्षकों की नियुक्ति तिथि समान हो, तो आयु या पिछले अनुभव को आधार बनाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, कि भाई आप ही का क्या हो जाए, एमपीपीएससी में सिलेक्शन हो जाए, है ना, आप ही का क्या हो जाए, एमपीपीएससी में सिलेक्शन हो जाए, व्यापम का ले लो, व्यापम में, और एक ही सीट थी, दो लोग सिलेक्ट हुए, दोनों के सेम नंबर थे, तो फिर भाई किसको नियुक्ति दी जाएगी, है ना, फिर किसको नियुक्ति दी जाएगी, तो जो उम्र में क्या होगा, बड़ा होगा, उसको क्या कर दी जाएगी, नियुक्ति दे दी जाएगी, ठीक है। अगला परिनियम है परिनियम क्रमांक 17, प्राचार्यों की वरिष्ठता, है ना, सीनियोरिटी ऑफ द प्रिंसिपल्स। ऊपर हमने क्या देखा, सीनियोरिटी ऑफ द टीचर्स। तो सीनियोरिटी ऑफ द प्रिंसिपल्स में क्या है, कि विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों की एक संयुक्त वरिष्ठता क्या है, सूची बनाए रखता है। अब वो जो सूची बन रही है, वरिष्ठता सूची बन रही है, उसी से क्या होगा, आगे चल करके प्रिंसिपल्स का अपॉइंटमेंट होगा। क्या रूल्स हैं सीनियोरिटी डिसाइड करने के? वरिष्ठता प्राचार्य के रूप में निरंतर सेवा की अवधि की लेंथ ऑफ द सर्विस से तय किया जाएगा, है ना। सीनियोरिटी इज डिसाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द कंटिन्यूअस सर्विस एज द प्रिंसिपल, कि लगातार प्रिंसिपल के पद पर रहते हुए, लगातार प्रिंसिपल के पद पे रहते हुए आपने कितने वर्ष काम किया, ये एक क्राइटेरिया होगा। दूसरा, कि इसमें महाविद्यालय की श्रेणी और प्राचार्य के वेतनमान का भी ध्यान रखा जाता है। चलो माना, है ना, चलो माना कि आप लंबे समय से क्या है, निरंतर रूप से प्रिंसिपल के पद पे बने हुए हैं, लेकिन वर्तमान में आपका पे स्केल क्या है, वर्तमान में आपका पे स्केल क्या है, एक बात। दूसरी बात, कि इसके अलावा दूसरी बात क्या आती है, कि आप सरकारी महाविद्यालय में प्राचार्य हैं या प्राइवेट महाविद्यालय में प्राचार्य हैं, यह भी एक वो बनता है, आधार बनता है सीनियोरिटी डिसाइड करने का, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल्स की सीनियोरिटी डिसाइड करने के लिए है। अब प्रिंसिपल की सीनियोरिटी डिसाइड क्यों करनी भाई, क्या प्रिंसिपल से ऊपर भी कोई पद है? बिल्कुल है भाई, है ना, बिल्कुल उस पर प्रिंसिपल के ऊपर भी पद है। आप कहाँ जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे प्रमोट होकर के आप, है ना, बड़े पदों में। खैर, अब आता है परिनियम क्रमांक 18। परिनियम क्रमांक 18 का नाम क्या है, सीनियोरिटी ऑफ द एचओडीज इन अफिलिएटेड कॉलेजेस, कि जो अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, जो क्या है, संबद्ध कॉलेज हैं, उन संबद्ध कॉलेजेस में जो एचओडी होगा अलग अलग विभागों का, उसकी सीनियोरिटी कैसे तय की जाएगी। तो संबद्ध महाविद्यालयों में विभागाध्यक्ष एचओडी की वरिष्ठता उस विषय में
प्राध्यापक या रीडर के रूप में नियुक्ति की निरंतर सेवा अवधि के आधार पर तय की जाती है। देखो, जो एचओडी होता है कोई कहीं आसमान से प्रकट होकर के नहीं आता है। जैसे समझो एक विभाग है ना, एक विभाग है, एक विभाग में 5 क्या हैं, रीडर हैं या प्रोफेसर है ना, उदाहरण के लिए 5 रीडर या प्रोफेसर हैं, तो उन्हीं 5 में से एक को क्या दे दिया जाता है, एचओडी का ठेका दे दिया जाता है, मतलब सॉरी ठेका नहीं, एचओडी का कार्यभार दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है, एचओडी का कार्यभार दे दिया जाता है। तो अब उसका जो सीनियोरिटी डिसाइड करने के लिए बेस तैयार होगा, बेस माना जाएगा, वो एचओडी के तौर पे बस नहीं माना जाएगा, वो उस विभाग में अथवा उस अपने जीवन में कितने वर्ष से लगातार प्रोफेसर है अथवा रीडर है, इससे तय होगा। भाई वो उसको एचओडी का सिर्फ क्या दिया गया है, कार्यभार दिया गया है। असल में तो वो क्या है, रीडर है। उदाहरण के लिए मान ले रीडर है, या प्रोफेसर मान लो प्रोफेसर है, तो कितने वर्ष से प्रोफेसर है इसके आधार पर उसको क्या है, तय किया जाएगा उसकी सीनियोरिटी को। ठीक है। वरिष्ठता सूची विषयवार तैयार की जाती है। यदि किसी विभाग में एक से अधिक पात्र शिक्षक हैं तो वरिष्ठतम शिक्षक को विभागाध्यक्ष नामित किया जाता है। अब विभागाध्यक्ष एचओडी किसको बनाएं, तो भाई आपने देखा कि ये वरिष्ठता सूची तैयार की गई, रीडर प्रोफेसर जो भी थे उनकी, है ना, और पाया गया कि ये क्या है, सब सर्वाधिक वो है, सीनियर मिलता है हमको, या सर्वाधिक लंबे समय से रीडर के पद पे कार्य कर रहा है, तो फिर इसी को क्या कर दिया जाएगा, एचओडी बना दिया जाएगा। ठीक है। देखो ये सब रूल्स हैं, है ना, ये सब क्या है, रूल्स हैं। असल में ऐसा नहीं होता है ना। असल में क्या होता है, असल में होता है कि तुम्हारी पकड़ कितनी है सिस्टम में। यदि तुम्हारी क्या है भाई, देश में सुप्रीम कोर्ट तक में इस सीनियोरिटी के कॉन्सेप्ट को वो कर दिया गया, नकार दिया गया है। जब आपातकाल लगा था, है ना, जब आपातकाल लगा था तब क्या कर दिया गया था भाई, एक जूनियर जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया, है ना, अभी नाम वगैरह हम नहीं जाते हैं। तो जूनियर जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। कारण उसका मूल क्या था भाई, पसंद, है ना, कि आपकी पॉलिटिकल पकड़ कैसी थी, नेताजी को आप पसंद थे नहीं, इंदिरा जी को पसंद थे आपकी नहीं, इन सब चीज़ों को लेकर के। तो ये सब काम यहाँ पर भी होते हैं, बट रूल तो रूल है, एग्जाम में तो रूल आएगा भाई, है ना, नियम आएगा। खैर, फिर आता है स्टैट्यूट नंबर 19 की प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द सीनियोरिटी लिस्ट, है ना, कि हमको क्या करना है, वरिष्ठता की सूची तैयार करनी है और बाद में उसका मेंटेनेंस करना है। दायित्व किसका है, तो विश्वविद्यालय के कुलसचिव का यह कर्तव्य है कि वह शिक्षकों और अधिकारियों की अद्यतन वरिष्ठता सूची तैयार करे। एक अपडेटेड सीनियोरिटी लिस्ट होनी चाहिए। ये कौन बनाएगा, कुल सचिव बनाएगा, रजिस्ट्रार बनाएगा। कौन बनाएगा, रजिस्ट्रार बनाएगा। जब आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार बन करके जाएंगे तो दरअसल ये काम आप ही कर रहे होंगे, क्योंकि जो रजिस्ट्रार का दायित्व है, वो रजिस्ट्रार अपना दायित्व अपने सबऑर्डिनेट्स में क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। मतलब आप ही तो सबऑर्डिनेट है उसके, है ना, तो आपको वो कार्यभार क्या करेगा, सौंप देगा। दूसरा, इनवाइटिंग ऑब्जेक्शंस, कि सूची प्रकाशित करने के बाद एक लिस्ट बन गई, अब उसको पब्लिश कर दो। सूची प्रकाशित करने के बाद संबंधित व्यक्तियों को एक निश्चित समय दिया जाता है ताकि वे अपनी वरिष्ठता के संबंध में कोई आपत्ति दर्ज करवा सके। भाई सीधी सी बात है, किसी ना किसी को आपत्ति हो सकती है, तो कैसे आपत्ति दर्ज करवाएं। ठीक है। जब आपत्ति दर्ज हो जाएगी तो बाद में उसमें क्या किया जाएगा, करेक्शन किया जाएगा। ठीक है। तो आपके लिए काम की बात क्या आई, आपके लिए काम की बात आई कि भाई ये सूची सीनियोरिटी वाली कौन तैयार करता है और किस परिनियम के माध्यम से तैयार करता है, बस इतना काम था। दूसरा 20th है ना, स्टैट्यूट नंबर 20 कि अदर ऑफिसर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, कि इसमें कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की सेवा शर्तें भी क्या होती हैं, शामिल होती हैं ना। ये अदर ऑफिसर्स की कैटेगरी की बात करें, कैटेगरी ऑफ द ऑफिसर्स में बात करें, तो कुल सचिव हो गया, कंट्रोलर ऑफ द एग्जाम्स हो गया, है ना, एग्जाम कंट्रोलर कह लीजिए आप उसको, और ऐसे ढेर सारे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो सब इसी कैटेगरी में शामिल किए जाते हैं और इनकी सेवा शर्तों को यहाँ से क्या किया जाता है, तय किया जाता है। तो अब वापस से क्वेश्चन आ गया, मान लो कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार अथवा एग्जाम कंट्रोलर की सेवा शर्तों को किस परिनियम में वर्णित किया गया है, परिनियम क्रमांक 20 में वर्णित किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आता है पावर्स ऑफ एंड ड्यूटीज क्या होंगी, तो विश्वविद्यालय की संपत्तियों का रिकॉर्ड और कस्टोडियन किसको माना जाता है, कुल सचिव को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। विश्वविद्यालय की संपत्तियों का रिकॉर्ड मेंटेन करने का दायित्व किसका है, कुल सचिव का। एक है विश्वविद्यालय की संपत्तियों का कस्टोडियन, संरक्षक कौन है, कुल सचिव है। ठीक है, कस्टोडियन मतलब संरक्षक। जैसे भारत के संविधान का कस्टोडियन कौन है, भारत के संविधान का कस्टोडियन संरक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। उसी प्रकार से
है ना। विश्वविद्यालय की संपत्तियों का कस्टोडियन कौन है, संरक्षक कौन है, कुल सचिव है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ध्यान में रखना है। परीक्षाओं के सुचारू संचालन और समय पर परिणाम घोषित करने के लिए भी यह उत्तरदायी होता है, जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में। अब आता है परिनियम क्रमांक 21। ठीक है, इसमें क्या है, फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ द फाइनेंस कंट्रोलर, वित्तीय जो नियंत्रक है ना, जो क्या है, वित्त नियंत्रक है, उसके कार्य क्या है, उसकी दायित्व क्या है। पहला, बजट मैनेजमेंट की, वित्त नियंत्रक विश्वविद्यालय के, है ना, वित्त नियंत्रक विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट को तैयार करने और उसे कार्यकारी परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होता है। वार्षिक बजट तैयार तो करेगा, लेकिन वार्षिक बजट किसकी परमिशन से तैयार करता है ना, वार्षिक बजट किसकी परमिशन से तैयार करता है, ये हमने पहले देखा हुआ था कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, कार्यकारी परिषद है, वह आदेशित करती है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल आदेशित करती है कि आप क्या करिए, बजट तैयार करिए। ठीक है। दूसरा कि वैलिडिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर, कि यह सुनिश्चित करना कि कोई भी खर्च स्वीकृत बजट और नियमों के दायरे में ही होना चाहिए। कोई भी खर्चा, है ना, कोई भी खर्चा स्वीकृत जो बजट है, मतलब उदाहरण के लिए कहें कि विश्वविद्यालय की खेल गतिविधियों के लिए 1000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं और उन 1000 रुपयों में से, है ना, उन 1000 रुपयों में से 500 रुपए किसके लिए रखे गए हैं, पुरस्कार वितरण के लिए, बाकी 500 रुपए किसके लिए रखे गए हैं, मेंटेनेंस के लिए। तो पुरस्कार वितरण में 500 से ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, मेंटेनेंस में 500 से ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, ओवरऑल 1000 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको प्राप्त ही 1000 रुपया हुआ था। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आगे चल करके जो ऑडिट आएगा, ऑडिट होगा, उसमें ये सब बातें सामने आएंगी, दिखाई देंगी। ठीक है, ऑडिट है इसमें कि आंतरिक ऑडिट का प्रबंधन करना, यही वित्त अधिकारी का काम है, और सरकारी ऑडिट आपत्तियों का समय पर निराकरण करना। ठीक है, जो इंटरनल ऑडिट होता है, जो इंटरनल ऑडिट होता है, उसको भी मैनेज करने का काम किसका है, वित्त अधिकारी का ही काम है। ठीक है, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब आता है स्टैट्यूट नंबर 22। क्या है इसमें, क्वालिफिकेशंस ऑफ द टीचर्स इन अफिलिएटेड कॉलेजेस, कि जो संबद्ध कॉलेज है उसमें टीचर्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए। पहला, कि कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स, की भर्ती के लिए जो न्यूनतम योग्यता यूजीसी द्वारा बताई जाती है और राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार होनी अनिवार्य है। जैसे उदाहरण के लिए मैं तुमको कहता हूँ, कल मैंने एक जगह वैकेंसी देखी है ना, एक प्रतिष्ठित तो नहीं कह सकते हैं यार, है ना, पता प्रतिष्ठित का मुझे नहीं पता, एक बड़ा वो है, प्राइवेट कॉलेज है और ग्रुप है कायदे से, वो कई सारे कॉलेज हैं उनके, और आजकल उन्होंने तो अपनी वो भी कर ली है, क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी भी बना ली है। ठीक है, तो उन्होंने कल क्या निकाला, टीचर्स की वैकेंसी के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला। अब अलग अलग फैकल्टीज, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए ढेर सारे उन्होंने पद निकाले हुए हैं, है ना। आखिरी में उन्होंने क्या लिखा, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को लेकर के क्या होगा, तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वाले कॉलम में उन्होंने क्या लिख दिया, एज पर दी यूजीसी नॉर्म्स। क्या लिख दिया उन्होंने, एज पर दी यूजीसी नॉर्म्स, कि यूजीसी ने टीचर्स के लिए जो भी नॉर्म्स तय करके रखे हुए हैं, हम उन्हीं नॉर्म्स का क्या करेंगे, पालन करेंगे, उन्हीं मानकों का, उन्हीं मानदंडों का हम पालन करेंगे। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, और राज्य सरकार भी निर्धारित कर सकती है। जैसे क्या, उदाहरण के लिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए राज्य सरकार ने क्या तय करके रखा हुआ है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, कि पीजी होनी चाहिए और तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, सेट अथवा नेट होना चाहिए। असिस्टेंट जो प्रोफेसर है उसके लिए राज्य सरकार ने क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा हुआ है, पीजी होना चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, नेट या सेट होना चाहिए। यही तो है राज्य सरकार का निर्धारण, है ना। कुछ अनिवार्य चीजें जो अभी हमने बात करी कि संबंधित विषय में स्नातकोत्तर, नेट सेट उत्तीर्ण या पीएचडी होना क्या होता है, अनिवार्य होता है। यही तो अभी जस्ट बात कर रहे थे। ठीक है, इसके अलावा सिलेक्शन कमेटी, कि शिक्षकों का चयन एक विधिवत गठित चयन समिति के माध्यम से किया जाता है, जिसमें विश्वविद्यालय का एक क्या होता है, प्रतिनिधि मंडल भी शामिल होता है, प्रतिनिधि भी शामिल होता है। ठीक है, तो चयन समिति, सिलेक्शन कमेटी भी होती है और वह एक प्रोसेस के माध्यम से या प्रक्रिया के माध्यम से क्या कार्य करती है। अब आता है परिनियम क्रमांक 23, इलेक्शन ऑफ द रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स टू द कोर्ट, है ना। तो पंजीकृत स्नातक, पहले बात, ये जो इलेक्शन ऑफ द रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स टू द कोर्ट वाली बात है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ा हुआ था जब हमने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन देखा था, है ना। इसी क्लास में हमने ऊपर कहाँ देखा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन देखा था, उसी का ये एक्सटेंडेड वर्जन यहाँ पे है ना, उसी का यहाँ पे ये एक्सटेंडेड वर्जन है। क्या है एक्सटेंडेड वर्जन, ये कि रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव अमंग देमसेल्व्स टू रिप्रेजेंट देम इन यूनिवर्सिटी कोर्ट, कि समझो 1000 छात्र क्या हैं,
विश्वविद्यालय के रजिस्टर में रजिस्टर्ड हैं, और सभा में 2 छात्र जा सकते हैं रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के बीच में से। तो ये 1000 छात्र अपने बीच में से 2 लोगों का चुनाव करके कहाँ भेजेंगे उनको? यूनिवर्सिटी कोर्ट में, विश्वविद्यालय की सभा में। और यह उस विश्वविद्यालय की सभा में इन 1000 लोगों का क्या करेंगे? प्रतिनिधित्व करेंगे, रिप्रेजेंटेशन देंगे। क्या करेंगे? रिप्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक बात समझ में आई। फिर है इनकी प्रोसेस क्या होगी इलेक्शन को लेकर के? तो द इलेक्शन इज कंडक्टेड थ्रू द सिस्टम द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, है ना। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से क्या के माध्यम से क्या होता है? इनका चुनाव होता है। अब वो जो 2 लोग चुन के गए वो कौन है 2 लोग? तो भाई इलेक्शन हो रहा था, इलेक्शन होगा तो 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग जिनको खड़ा होना है खड़े हो जाएं। और भारत में जिस प्रकार से राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव होता है उसी पद्धति से चुनाव होगा, और जो 2 लोग फाइनल 50% से अधिक वोट प्राप्त कर लेंगे उनको क्या कर दिया जाएगा? विश्वविद्यालय की सभा के लिए नामांकन वो कर लिया जाएगा, विजयी घोषित मान लिया जाएगा, और वहां जाकर के प्रतिनिधित्व करेंगे। फिर है वोटिंग की केवल वही स्नातक मतदान कर सकते हैं जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज होगा। किनका नाम मतदाता सूची में दर्ज होगा? सबसे पहली बात कि किनका नाम मतदाता सूची में दर्ज होगा भाई? उनका दर्ज होगा जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं। रजिस्टर्ड स्टूडेंट से कौन होगा? रजिस्टर्ड स्टूडेंट वो जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और बाद में एक न्यूनतम फीस दे करके विश्वविद्यालय के स्टूडेंट रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवाया है, वही रजिस्टर्ड स्टूडेंट होगा, और उसी का मतदाता सूची में। फिर है स्टैट्यूट नंबर 24, क्या है वो? इलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट मेंबर टू दी कोर्ट। अब ये कोर्ट में कैसे होंगे, है ना, कोर्ट में कैसे जाएंगे? तो इसमें विभिन्न कॉलेजों और विभागों के छात्र संघों के निर्वाचित सदस्य या मेरिट धारक छात्र भाग ले सकते हैं, है ना। हमने पहले यहाँ पे देखा भाई, वापस ध्यान में रखना, दोनों में अंतर है ना। हमने यहाँ पे क्या देखा कि सभा हेतु पंजीकृत स्नातकों का निर्वाचन की बात की गई थी। अब वो फाइनली सभा में जाएंगे 24 के तहत, वो फाइनली अब सभा में जाएंगे। ठीक है, कौन लोग जा सकते हैं? तो विश्वविद्यालय विभिन्न कॉलेज और विभागों के छात्र संघों के निर्वाचित अध्यक्ष या मेरिट धारक छात्र उसमें निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। मूल उद्देश्य क्या है सब प्रक्रियाओं का? विश्वविद्यालय के नीतिगत निर्णयों में छात्रों की आवाज को शामिल करना। भाई सभा है, विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी अथॉरिटी क्या है? सभा। हर निर्णय ले रही है वो, और उस हर निर्णय जो ले रही है वो सब किसके लिए है? छात्रों के लिए है ना। भाई विश्वविद्यालय में जो भी निर्णय लेंगे छात्रों को तो इम्पैक्ट करेगा, और यदि छात्र ही अपनी बात नहीं रख पा रहा है, छात्र ही तुम्हारे बीच में अनुपस्थित है और उसका कोई स्थान नहीं तुम्हारी सभा में, तो निर्णय का कोई मतलब निकलता ही नहीं है। ठीक है, तो विश्वविद्यालय के नीतिगत निर्णयों में छात्र की बात सुनी जाए, छात्र के उसके विचार को शामिल किया जाए, इसके लिए क्या है पूरी प्रोसेस होती है। कार्यकाल क्या होगा? तो छात्र सदस्यों का कार्यकाल आमतौर पर 1 शैक्षणिक वर्ष के लिए सीमित होता है। 1 शैक्षणिक वर्ष मतलब जुलाई से जून। ठीक है, 1 जुलाई से 30 जून का। ठीक, अब आता है स्टैट्यूट नंबर 25, उसमें क्या है? इलेक्शन ऑफ द टीचर्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन द कोर्ट, की जो सभा है उसमें पहले छात्र आ गया, अब उसी सभा में टीचर भी आएंगे। अब सभी टीचर तो आ नहीं सकते, जैसे सभी छात्र नहीं आ पाए थे, तो जैसे छात्र प्रतिनिधि आया तो वैसे छात्र टीचर प्रतिनिधि आ जाएगा, प्रोसेस वही हो जाएगी। कि शिक्षकों को अलग अलग समूहों में विभाजित किया जाता है, जैसे प्रोफेसर, प्राचार्य, है ना, कॉलेज शिक्षक, रीडर आदि आदि कैटेगरी में विभाजित किया जाता है। बाद में उनमें क्या होगा? गुप्त प्रक्रिया से मतदान होगा। शिक्षक गुप्त मतदान के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। सीक्रेट बैलेट मेथड का अपनाया जाता है ताकि पता न चले कौन किसको वोट दिया। कार्यकाल क्या होगा? 3 वर्ष का। जो शिक्षक वहां पे आएगा उसका कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष का। छात्र वाले में कितना था? 1 वर्ष का। ठीक है, अगला है स्टैट्यूट नंबर 29, उसमें क्या है? तो परीक्षकों की नियुक्ति की बात की गई है, अपॉइंटमेंट ऑफ द एग्जामिनर्स। कैसे? तो प्रत्येक विषय के लिए एक समिति होती है जो परीक्षकों के नामों का पैनल तैयार करती है। इसमें संबंधित संकाय अध्यक्ष और अध्ययन मंडल के अध्यक्ष शामिल होते हैं। क्या यहाँ पे हमने परीक्षक नियुक्ति करी? नहीं करी। हमने कहा, है ना, हमने कहा परीक्षक समिति होती है जो परीक्षक का चयन करने की प्रोसेस में मदद करेगी। परीक्षक चाहिए, एग्जामिनर चाहिए, तो पहले क्या कर दो? एक कमेटी बना दो। इस कमेटी में कौन होगा? तो उस संबंधित विषय का संकाय अध्यक्ष संबंधित विषय का जो संकाय अध्यक्ष होगा वह इस कमेटी में होगा।
और अध्ययन मंडल का अध्यक्ष भी इस कमेटी में होगा। यह लोग क्या करेंगे, एक परीक्षकों का पैनल डिसाइड करेंगे। पैनल डिसाइड करने का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति नहीं, एक से अधिक व्यक्ति। पैनल का मतलब ही क्या है, एक से अधिक परीक्षक वहां पे क्या किए जाएंगे, निर्धारित किए जाएंगे इस समिति के द्वारा। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या रहेगी इसमें, गोपनीयता, कि प्रश्न पत्र तैयार करने और मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी तरह गोपनीय रखने के संबंध में इनका क्या होगा, गोपनीयता बरकरार रखनी होगी। किसी भी व्यक्ति को परीक्षा के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता यदि उसका कोई निकट संबंधी उस परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है तो। भाई उदाहरण के लिए कि मेरे पिताजी को नियुक्त नहीं किया जा सकता है परीक्षक के तौर पे यदि उस एग्जाम में, जिस एग्जाम के लिए उनको एग्जामिनर बनाया जा रहा है, उस एग्जाम में मैं भी शामिल हो रहा हूं तो गोपनीयता क्या है, एक पेपर सेटिंग को लेकर के गोपनीयता मेंटेन करना, पेपर में क्या बनाया, कैसा बनाया, क्या प्रूफ रीडिंग में पढ़ा। भाई पेपर कैसे लीक होते हैं कि यदि जो गोपनीयता का सिद्धांत है इसको भंग कर दें तो पेपर लीक। दूसरा, मूल्यांकन की प्रक्रिया में कि यदि मूल्यांकन गलत तरीके से कर दें, मूल्यांकन की प्रक्रिया में कर कैसे रहे इसकी गोपनीयता को भंग कर दें तो, है ना। तो ये ध्यान में रखना। एलिजिबिलिटी क्या है, परीक्षा के पास संबंधित विषय में पर्याप्त शिक्षण अनुभव और शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, अब है परिनियम क्रमांक 30, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंडोमेंट्स, संपत्तियां जो है उनकी, दान दक्षिणा आता है वो सब, मैनेजमेंट ऑफ द फंड्स, कि विश्वविद्यालय को दानदाताओं से प्राप्त दान और बंदोबस्ती, एंडोमेंट्स और ट्रस्ट की निधियों का रखरखाव एक अलग खाते में किया जाता है। यह खाता एक वाणिज्यिक बैंक में खोला जाता है। ये सब बातें हमने पहले पढ़ी हुई हैं कानून के तहत, 1973 के एक्ट में ये बातें हमने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या है ये सब करने का, इन निधियों का उपयोग विशिष्ट छात्रवृत्ति, पदक, फेलोशिप आदि प्रदान करने के लिए किया जाता है, जैसा कि दानदाता द्वारा निर्धारित किया जाएगा। क्या इन्हीं कामों में किया जाएगा, कोई ऐसा नहीं है। दानदाता जिस काम में उपयोग करने के लिए बोले, अरे भाई मैंने दान किया है तो खर्चा भी मेरे हिसाब से करोगे ना। यदि मैं बोल रहा हूं कि जो मैं दान दे रहा हूं इस दान से सिर्फ और सिर्फ क्या करवाया जाएगा, इस दान से सिर्फ और सिर्फ खेल गतिविधियों का आयोजन करवाया जाएगा, तो फिर खेल गतिविधियों में खर्चा होगा। दूसरा क्या कर सकते हैं, पैसा जो आया उसका, तो कार्यकारी परिषद इन निधियों को सुरक्षित सरकारी प्रतिभूतियों या बैंकों में निवेश कर सकती है। इन्वेस्टमेंट हो गए तो अब ब्याज मिलेगा, है ना, ताकि उनसे प्राप्त ब्याज का उपयोग उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जा सके। ठीक है, तो एक क्या हो गया भाई, जो निधियां थी उनका पर्पस फुलफिल कर लिया हमने, अलग अलग उद्देश्यों में उसको उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा क्या हो सकता है, तो दूसरा उसमें ये हो सकता है कि यदि कहीं पर्पस फुलफिल करने के लिए उपयोग नहीं किया है तो उसका निवेश कर दिया जाएगा, उस अमाउंट का, है ना, उस अमाउंट का निवेश कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आता है 30 के बाद 31। 31 में क्या है भाई, तो कंडीशंस ऑफ द सर्विस फॉर यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज, कि विश्वविद्यालय के बहुत सारे कर्मचारी होते हैं तृतीय श्रेणी के और चतुर्थ श्रेणी के, है ना। तो जो विश्वविद्यालय के तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होते हैं उनको लेकर के यहाँ पे बात आती है कंडक्ट और एंड डिसिप्लिन के संबंध में, कि यह परिनियम कर्मचारियों के लिए आचरण नियमावली निर्धारित करता है। कर्तव्य के प्रति लापरवाही या अनुशासनहीनता पर दंडात्मक कार्यवाही के नियम भी इसमें क्या है, शामिल होते हैं। कि एक कर्मचारी विश्वविद्यालय परिसर में अथवा नौकरी के दौरान कैसा व्यवहार करेगा, आचरण नियमावली क्या होगी, वह बात यहाँ पर क्या है बताई गई है। यदि कर्तव्य के प्रति लापरवाही और अनुशासनहीनता बरती जाती है ना, नेग्लिजेंस बरता जाता है, ड्यूटी फुलफिल नहीं की जाती है, इनडिसिप्लिन शो किया जाता है, तब उसके खिलाफ क्या किया जाएगा, इनडिसिप्लिनरी एक्शन, दंडात्मक कार्यवाही क्या है की जाएगी। ठीक है, तो ये बात इसमें। फिर है लीव एंड बेनिफिट्स को लेकर के, कि कर्मचारियों को मिलने वाले विभिन्न प्रकार के अवकाश, है ना, कैजुअल हो गया, अर्न हो गया, है ना, ELCL आप कह लीजिए उसको, है ना, CL कहा जाता है, इसको EL कहा जाता है, मेडिकल लीव हो गया ML, है ना, और भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों का विवरण यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, वो क्या एग्जैक्टली लीव होंगी, कितने दिन की होंगी, ये सब आपके काम का नहीं है। फिर है पदोन्नति को लेकर के, कि कर्मचारियों के वरिष्ठता और कार्य निष्पादन के आधार पर पदोन्नति की प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। वैसी प्रक्रिया जैसे हमने टीचर्स को लेकर के देखी, प्राचार्य को लेकर के देखी आज ही की क्लास में ऊपर, वैसी प्रक्रिया इनके लिए भी बनी हुई है, उसी आधार पे इनका भी क्या है
निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब आता है परिनियम क्रमांक 32, बिल्डिंग कमेटी है, भवन समिति। कहाँ पे दी है? 32 में दी हुई है। कौन इसकी कंपोजिशन में होगा? तो इसके कंपोजिशन में कुलपति होगा, जो इस समिति का अध्यक्ष होगा। इसके अलावा कौन होंगे सदस्य? कुल सचिव होगा, रजिस्ट्रार, वित्त नियंत्रक, फाइनेंस कंट्रोलर और पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ इंजीनियर भी इसमें क्या होंगे? शामिल होंगे। राज्य सरकार का पीडब्ल्यूडी विभाग का एक वरिष्ठ इंजीनियर इसमें शामिल होगा। कार्य क्या होगा भवन समिति का? विश्वविद्यालय के जर्जर भवन को बनाना, है ना। हर विश्वविद्यालय आपने देखी होगी, आपकी विश्वविद्यालय अभी कभी गए हो आप, देखना होगा वो, मतलब विश्वविद्यालय की बिल्डिंग ऐसी होती है जैसे बस तुम अंदर खड़े हुए ये बिल्डिंग ढह जाएगी और बस कहानी खत्म, आज ही के दिन कहानी खत्म हो जाएगी, है ना। ये हालत रहती है विश्वविद्यालय के भवनों की। हजारों साल से वो भवन वहां पे खड़े हुए हैं और हजारों साल से वो भवन गिर भी नहीं रहे हैं, इतने मजबूत बने हुए हैं। लेकिन फिर भी एक कमेटी के माध्यम से कम उनको बचाने का विचार तो किया जा सकता है, भले बचाया ना जाए। सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? काम करना या काम के बारे में विचार करना, है ना। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज क्या है? काम का विचार करना, है ना। क्या है? काम का विचार करना। काम करना इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, है ना। भाई प्राइवेट नौकरी में ये बोला भी जाता है, खास करके सॉफ्टवेयर सेक्टर की उसमें, है ना, आईटी सेक्टर के उसमें, कि आप काम कितना करते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप अपने काम का प्रचार कितना करते हैं उससे फर्क पड़ता है ना, प्रमोशन के लिए। चलिए, विश्वविद्यालय के नए निर्माण कार्यों के नक्शों और अनुमानित लागत को मंजूरी देना। नई बिल्डिंग बन रही, नया हॉस्टल बन रहा है, नया एकेडमिक ब्लॉक बन रहा है, पैसा चाहिए, अनुमोदन दिलवा लो। दूसरा, जो ऑलरेडी निर्माण कार्य चल रहा है, ठीक है, मॉनिटरिंग द क्वालिटी एंड टाइमलाइन ऑफ द ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन वर्क, कितने समय में पूरा होगा, कितना खर्चा आएगा, क्या गुणवत्ता है, आदि आदि चीजों को भी क्या करना। फिर है स्टेट्यूट नंबर 33, उसमें कन्वोकेशन दिया हुआ है, क्या है? दीक्षांत समारोह, कि सफल छात्रों को स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी की डिग्रियां तथा स्वर्ण पदक औपचारिक रूप से क्या करना? प्रदान करना। जो सफल छात्र हैं, इस भाई कन्वोकेशन आयोजित होता है ना आपके यहाँ विश्वविद्यालय में, हुआ होगा, उसमें क्या काम करते हैं? यही सब करते हैं। जो पीएचडी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट रहते हैं उनको डिग्री वो दे रहे हैं, पदक दे रहे हैं, स्वर्ण पदक, रजत पदक, है ना, ये सब। एकेडमिक ग्रुप्स की वेशभूषा, की समारोह के दौरान अधिकारियों और छात्रों के लिए निर्धारित वेशभूषा पहनाई जाती है ना। कोई कुर्ता पैजामा पहन के आता है, साड़ियाँ पहन के आती हैं महिलाएं, लड़कियां, है ना। इस प्रकार की वो ड्रेस कोड रखे जाते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। क्या प्रोटोकॉल है? ये काम का है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। कुलाधिपति या उनके द्वारा नामित अतिथि समारोह की अध्यक्षता करता है। दीक्षांत भाषण एक प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा क्या है? दिलवाया जाता है। तो दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कौन करेगा? हमेशा कुलाधिपति करेगा, गवर्नर। यदि गवर्नर नहीं आ पा रहा, उसको कहीं जाना है, किसी से मिलने जाना है, गर्लफ्रेंड वगैरह से काम आ गया है ना, तो फिर क्या करेगा? वो अपने एक व्यक्ति को नामित कर देगा इसमें। वो व्यक्ति क्या करेगा? उसका गवर्नर का प्रतिनिधित्व करेगा वहां पर, ठीक है। एक दूसरा, कि दीक्षांत भाषण जो होगा, दीक्षांत भाषण मतलब जो वहां पे मेन स्पीच होगी, वो किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से दिलवा देते हैं। वो प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन हो सकता है ना, समाज का हो सकता है, विज्ञान के क्षेत्र का हो सकता है, मतलब बढ़िया एक अच्छा खासा नाम उसने कमाया हो, बनाया हो, ठीक है। फिर है 34 स्टैट्यूज, उसमें क्या है? गैर शिक्षण कर्मचारियों का सभा हेतु निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ द नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज, है ना। इलेक्शन ऑफ द नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज, क्या है भाई? नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज, उदाहरण के लिए बात करें, वहां पे सफाई कर्मचारी होंगे, परमानेंट पोस्ट वाले, है ना, ग्राउंड्समैन होंगे, इस प्रकार के जो लोग हैं, है ना, इनका क्या है? तो ये विश्वविद्यालय के नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज, है ना, क्लास 3 एंड क्लास 4 ऑफ द यूनिवर्सिटी इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स टू द कोर्ट, कि इनका भी प्रतिनिधि सभा में जाता है, इनका भी प्रतिनिधि सभा में जाएगा। तो कैसे होगा भाई? तो ये सभी 3rd और 4th ग्रेड के जो कर्मचारी हैं, नॉन टीचिंग कैटेगरी वाले, ये सभी लोग क्या करेंगे? अपने बीच में से व्यक्ति को चुन करके सभा में भेजेंगे और वह व्यक्ति इनका प्रतिनिधि कहलाएगा, रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। कैसे भेजेंगे? सीक्रेट बैलेट वोटिंग की प्रक्रिया के माध्यम से, है ना। गुप्त मतदान प्रक्रिया का उपयोग करेंगे। केवल वही कर्मचारी मतदान कर सकते हैं जो विश्वविद्यालय की नियमित सेवा में होते हैं, जो रेगुलर सर्विस, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा उसका नहीं, रेगुलर। अभी तो इसलिए मैंने कहा परमानेंट होना चाहिए। आजकल विश्वविद्यालयों में भी कॉन्ट्रैक्ट वाले आने आने लग गए हैं, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्टिसिपेट नहीं कर, वो सिर्फ परमानेंट वाला, ठीक है। कार्यकाल क्या होगा? 3 वर्ष का। कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष का होगा, ठीक है। टीचर्स जो गए थे नामित होकर के, इलेक्ट होकर के, उनका भी 3 वर्ष का था, लेकिन स्टूडेंट का कितना था? 1 साल का, ठीक है। अब आता है खेल समिति, स्पोर्ट्स कमेटी 37,
है ना, स्पोर्ट्स कमेटी, या सबसे पहले कि इस कमेटी का गठन कैसे होगा, तो इसमें कुलपति, खेल निदेशक और विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्य एवं शारीरिक शिक्षा विशेषज्ञ क्या होंगे, शामिल होंगे। ठीक है, कौन शामिल होगा, कुलपति होगा जो कि इस समिति का अध्यक्ष बन जाएगा। स्पोर्ट्स डायरेक्टर होगा, इसके बारे में हमने कल पढ़ा हुआ था, इस समिति का सचिव बन जाएगा। और विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्य एवं शारीरिक शिक्षा विशेषज्ञ, फिजिकल एजुकेशन वाले जो मास्टर लोग होते हैं, टीचर लोग होते हैं, वह इसके सदस्य बन जाएंगे। क्या कार्य है, पहला, इस समिति का मूल काम क्या है, खेल समिति का बजट आवंटन करना, खेल के लिए वार्षिक खेल बजट तैयार करना और खेल निधि के उपयोग की निगरानी करना। कल हमने इस बारे में चर्चा की हुई थी। दूसरा, आयोजन करवाना, अंतर महाविद्यालयीन और जोनल प्रतियोगिताओं को कैलेंडर की मंजूरी देना, कैलेंडर, स्पोर्ट्स कैलेंडर कल बनवाया था, याद हो तो, है ना। तीसरा, फैसिलिटीज की विश्वविद्यालय में खेल के बुनियादी ढांचे और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। तभी तो इसके लिए हमने क्या किया था भाई, हमने इसके लिए एक स्टोर कीपर रखा था। लेकिन स्टोर कीपर क्या कीप करेगा भाई, है ना। स्टोर कीपर कीप करने के लिए क्या चाहिए भाई, हमको पहले सामान चाहिए, स्पोर्ट्स इंफ्रा चाहिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट चाहिए, एसेसरीज चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला आता है महाविद्यालय विकास परिषद 39, स्टैट्यूट नंबर 39 में क्या दिया हुआ है, कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल, कि विश्वविद्यालय और इसके संबद्ध कॉलेजों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में यह सीडीसी काम करता है, ताकि कॉलेजों के शैक्षणिक मानकों में क्या हो सके, सुधार हो सके। ठीक है, टू एक्ट एज अ वाइटल लिंक बिटवीन यूनिवर्सिटी एंड इट्स एफिलिएटेड कॉलेजेस, कि विश्वविद्यालय और उससे जुड़े हुए सभी कॉलेजों के बीच में एक कड़ी के रूप में ये क्या करता है, काम करता है। किस चीज के लिए कड़ी बना है ये, टू मेंटेन द स्टैंडर्ड्स, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। ठीक है, शैक्षणिक मानक। क्या रोल्स है इनके, यूजीसी ग्रांट को लेकर के कॉलेजों को यूजीसी से विकास अनुदान और वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्रदान करना। कि भाई कोई कॉलेज यूजीसी से कुछ ग्रांट्स प्राप्त करना चाहता है, तो उसमें ये लोग क्या करेंगे, विश्वविद्यालय वाले लोग मदद करेंगे। ये मतलब ये विश्वविद्यालय नहीं, ये महाविद्यालय विकास परिषद वाले लोग। दूसरा, इंस्पेक्शन, कि कॉलेजों में शैक्षणिक सुविधाओं, प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों का समय समय पर क्या करना, निरीक्षण करना। कौन करेगा, महाविद्यालय विकास परिषद। ठीक है, ऐसे देश में भी है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद है देश में, 1952 में बनी थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, वैसे ही कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल है। ठीक है, अब अगला आता है स्टैट्यूट नंबर 40, रैगिंग की रोकथाम। रैगिंग आपके नए सिलेबस में एज अ टॉपिक आ गया है, तो उसको पढ़ेंगे आगे चल करके, है ना। बट अभी के लिए प्रिवेंशन ऑफ द रैगिंग कहाँ दिया हुआ है, स्टैट्यूट नंबर 40 में दिया हुआ है। क्या पॉइंट है इसमें, पहला, कि दिस स्टैट्यूट क्लैरिफाइज दैट द रैगिंग इन द यूनिवर्सिटी कैंपस एंड हॉस्टल्स इज पनिशेबल ऑफेंस। रैगिंग एक क्या है, दंडनीय अपराध है। ठीक है, रैगिंग आपको नहीं करनी है, आपको मतलब सीनियर्स को जूनियर्स के प्रति नहीं करनी है। ठीक है, दूसरा, अब ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारी बात सब मान लेंगे, सब हरिश्चंद्र की औलादें बैठी हुई हैं, है ना, तो उनको तो रोकना पड़ेगा भाई। तो एंटी रैगिंग कमेटी बनेगी, कि प्रत्येक संस्थान को एक एंटी रैगिंग समिति और दस्ता बनाना अनिवार्य है, जो परिसर में निरंतर क्या है, निगरानी रखेगा, है ना। प्रत्येक संस्थान को एक एंटी रैगिंग कमेटी बनानी है, स्क्वाड बनाना है, बनाना अनिवार्य कर दिया गया है ना। और परिसर में वो क्या कर रखेगा, निगरानी रखेगा, कहीं कोई किसी की रैगिंग तो नहीं ले रहा, ऐसा वाला। ठीक है, इसके अलावा प्यूनिटिव प्रोविजंस, दंडात्मक प्रावधान क्या है, कि दोषी पाए जाने वाले छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें निष्कासन और जुर्माना और भविष्य में प्रवेश पर रोक शामिल है। देखो, अब इसके लिए जो वो है विस्तृत दंडात्मक प्रावधान है, विस्तृत दंडात्मक प्रावधान यहाँ परिनियम में और इन सब में मेंशन नहीं है। इसके लिए यूजीसी ने अलग से गाइडलाइन बनाई हुई, एंटी रैगिंग गाइडलाइंस, वो आपके सिलेबस में है, हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चल करके यूनिट 5 में। फिर है छात्र कल्याण बोर्ड, द बोर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स वेलफेयर, कि यह बोर्ड छात्रों के समग्र कल्याण और विकास के लिए क्या करता है, नीतियां बनाता है ना। 41 हम देख रहे हैं, स्टैट्यूट नंबर 41 में क्या है, बोर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स वेलफेयर। इनका पहला काम क्या है, मूल काम, दिस बोर्ड फॉर्मुलेट्स द पॉलिसीज फॉर द ओवरऑल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, छात्रों के कल्याण और विकास के लिए नीति बनाना। इन कार्यों के तहत पहला क्या है, काउंसलिंग एंड सपोर्ट, किसको, छात्र को परामर्श देना, है ना, और छात्र को सहायता देना, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करना, बेचारा टूट जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है छात्र पढ़ते पढ़ते। दूसरा,
छात्र संघों और अन्य छात्र समूहों की गतिविधियों को क्या करना, विनियमित करना। छात्र संघ कई बार क्या हो जाते हैं, उद्दंड हो जाते हैं, गलत तरीके से व्यवहार करते हैं कैंपस में। ऐसे ही कई छात्र समूह बन जाते हैं, इन सबको क्या करना, नियंत्रण में रखना। तीसरा, गरीब और मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता योजनाओं का क्या करना, प्रबंधन करना भी इन्हीं का काम है। फिर है स्टेट्यूट नंबर 42, सुपरिटेंडिंग स्टाफ ऑफ द हॉस्टल, है ना, छात्रावास अधीक्षक कर्मचारी है एक होता है, उसको लेकर के कि छात्रावासों के प्रबंधन के लिए वार्डन और चीफ वार्डन की नियुक्ति कुलपति द्वारा की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि छात्रावास का प्रमुख कौन होता है, चीफ वार्डन, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, कुलपति। इसके अलावा वार्डन भी होगा, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, कुलपति। ठीक है। रेजिडेंस कंडीशन क्या होंगी, तो वार्डन को आमतौर पर छात्रावास परिषद के भीतर या उसके पास रहने की निःशुल्क आवास प्रदान किए जाते हैं। आपने भी यदि हॉस्टल में रहे होंगे कॉलेज या यूनिवर्सिटी के, आपने देखा होगा कि वार्डन उसी हॉस्टल में रहता है जिस हॉस्टल में आप रह रहे होते हैं, वहीं पे उसका एक कमरा होता है, वहीं पे उसका एक क्या होता है, कमरा होता है। ठीक है, ताकि वो 24 घंटे क्या रहे, वहां पर उपलब्ध रहे छात्रों की सहायता के लिए और अनुशासन बनाए रखने के लिए। ठीक है, ड्यूटीज क्या है, अब अनुशासन क्या है भाई, जैसे लिखा होता है कि 7 PM के बाद या 8 PM के बाद है ना, एंट्री अलाउड नहीं होगी, खास करके लड़कियों के हॉस्टल में ऐसा लिखा होता है। अब नहीं आ रहा है कोई 8 बजे के पहले, 8 बजे के पहले, तो इस बात का ध्यान रखने वाला कौन है, वार्डन है। ठीक है, हो सकता है कि आपको 1-2 दिन अलाउ भी कर दे, अगले दिन से स्ट्रिक्ट वार्निंग दे देगा। ठीक है, वो आप ही की सुरक्षा के लिए होता है। मेंटेनिंग डिसिप्लिन, पहला काम क्या है, छात्रावास के अंदर, छात्रावास परिसर में क्या करना, अनुशासन बनाए रखना, नियमों का पालन करवाना। इसके अलावा छात्र कल्याण, कैसे भाई, भोजन में गुणवत्ता होनी चाहिए, हॉस्टल में सफाई होनी चाहिए, है ना, फर्स्ट एड उपलब्ध हो जाए, इन सब बातों का क्या करना, ध्यान रखना भी इन लोग का काम है। ठीक है, तो ये हमने पूरे स्टेट्यूज आज यहाँ पे कवर किए। हो सकता है क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई हो, पर एक ही क्लास में हमने पूरे परिनियम कवर कर लिए। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।